सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे अगले 1 घंटे तक देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें। हम आपको एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज दिखाएंगे, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और ब्रेकिंग न्यूज स्टोरीज भी लगातार आपको दिखाएंगे इस 1 घंटे में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं चीन के साथ। चीन ने अपने दक्षिण तटीय शहर जुहाई में इंटरनेशनल एयर शो का आयोजन किया। करीब 6 दिनों तक चलने वाले इस एयर शो की ओपनिंग सेरेमनी में ड्रैगन ने अपने जंगी जहाज उड़ाए, टैंक और ड्रोन भी दिखाए। मगर इसके साथ साथ चीन ने विनाशक हथियारों का मार्केट भी लगाया। मकसद साफ था, एयर शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करना, अपने हथियारों और ताकत की नुमाइश करना। लेकिन कैसे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ये जंगी सर्कस दुनिया के लिए टेरर शो साबित हो सकता है? कैसे जिनपिंग के इस पावर गेम से वॉर का खतरा बढ़ सकता है? देखिए इस रिपोर्ट में। एलएसी पर हिंदुस्तान से तनाव, साउथ चाइना सी में ताइवान से खटपट। और इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका से तनातनी के बीच चीन ने दुनिया के सामने अपने जंगी हथियारों की ऐसी नुमाइश की जो सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रही है। चीन ने अपने दक्षिणी तटीय शहर जुहाई में अंतर्राष्ट्रीय एयर शो का आयोजन किया, जिसमें ड्रैगन कंट्री ने अपने सबसे अत्याधुनिक और विनाशकारी हथियारों का जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। और इस एयर शो के जरिए चीन ने दुनिया को यह एहसास कराने की कोशिश की कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो चुका है। इस एयर शो को लेकर चीनी मीडिया ये दावा कर रही है कि पहली बार चीन ने सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयर शो का आयोजन किया। जानकारी के मुताबिक घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 13वें अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस एक्सपो का आयोजन जुहाई में किया। ये एयर शो 28 सितंबर से 3 अक्टूबर यानी 6 दिनों तक चलेगा। इसमें चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस समेत 40 देश हिस्सा ले रहे हैं। 40 देशों के 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन एयर शो में शामिल हुए। हालांकि चीन की तरफ से इस एयर शो को लेकर यह दावा किया गया कि अपने आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड एरोस्पेस के विकास में ज्यादा से ज्यादा योगदान देने के लिए इस एयर शो का आयोजन किया गया। पहली नजर में ये एयर शो भले ही भव्य और रंगीन दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के पीछे की हकीकत तो कुछ और ही है। असल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जुहाई में अब तक के सबसे बड़े एयर शो को करते हुए सीधे सीधे सुपर पावर अमेरिका, हिंदुस्तान और बाकी मुल्कों को चुनौती दी थी। और वो कैसे, ये भी जान लीजिए। एयर शो की ओपनिंग सेरेमनी में चीन ने J-20 फाइटर जेट उड़ाए। इसके अलावा एयर शो में हाईटेक लड़ाकू उपकरणों का प्रदर्शन किया। पहली बार चीन के 40% फाइटर जेट एयर शो में शामिल हुए। चीन ने अटैक ड्रोन, VT-4 टैंक और VT-5 लाइट टैंकों का भी प्रदर्शन किया। इससे पहले भी चीन स्वतंत्रता दिवस समारोह में मिलिट्री परेड के दौरान जंगी हथियारों को दिखाता रहा है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा था जिसे दुनिया ने पहली बार देखा, क्योंकि अब तक ड्रैगन अपने विनाशकारी हथियारों को परेड में शामिल नहीं करता था,
लेकिन ये पहला मौका था जब चीन ने पूरी दुनिया के सामने अपने एक से बढ़कर एक तबाही मचाने वाले खतरनाक हथियारों की नुमाइश की। पहली बार पूरी दुनिया ने चीन की हवाई ताकत का दम देखा, क्योंकि पहली बार चीन ने अमेरिका के MQ-9 रिपन ड्रोन को टक्कर देने के लिए CH-6 सर्वेलांस ड्रोन के प्रोटोटाइप की पहली झलक दिखाई। जिस तरह से ड्रैगन बीते 7 दशक में एक गरीब देश से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, ठीक उसी तरह ड्रैगन अब सैन्य ताकत में भी अपना प्रभुत्व साबित करने लगा है। ये देख पूरी दुनिया भी सन्न है, और हो भी क्यों ना। जिनपिंग की बारूदी सनक और विस्तारवादी सोच किसी से छुपी नहीं है। अपने फायदे के लिए ड्रैगन किसी भी हद तक जा सकता है, बड़ी से बड़ी साजिश रच सकता है। लिहाजा ड्रैगन की इसी फितरत पर लगाम लगाने के लिए कई मुल्कों ने मोर्चा बना रखा है। मगर चीन को हर हाल में सुपर पावर बनना है, अमेरिका से बादशाहत छीननी है। ऐसे में वो विनाशक हथियारों का ट्रेलर दिखाकर दुनिया को हड़काने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी सामने आ रही है कि भारत के खिलाफ ड्रैगन की फौज ने LAC पर 3 लेयर वाला चक्रव्यूह तैयार किया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस द इंटेल लैब के मुताबिक चीन ने बॉर्डर पर कैमरा, रडार, मॉनिटर सिस्टम तैनात किए हैं। LAC पर जैमर सिस्टम लगाकर संचार ठप करने की साजिश रची है। ड्रैगन आर्मी ने पैनारोमिक कैमरा और पोर्टेबल रडार भी लगाए हैं। असल में जिनपिंग के रेड ब्रिगेड का असली मकसद है भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रखना, और इसके लिए चीन LAC के आसपास सरहदी इलाकों को हाईटेक उपकरणों से लैस कर रहा है। इससे पहले भी चीन ड्रोन की मदद से इंडियन आर्मी की लोकेशंस ट्रैक करने की कोशिश करता रहा है। भले ही चीन जितनी मर्जी तैयारी कर ले, तमाम उपकरणों और हथियारों की मदद से खुफिया जानकारी जुटा ले, मगर हिंदुस्तान के एक दांव ने ड्रैगन की सारी साजिशों को धुआं धुआं कर दिया। जी हाँ, हिंदुस्तान ने LAC पर M777 हवित्जर तोपों की तैनाती कर दी है। अमेरिका से हिंदुस्तान पहुंची ये तोप युद्ध के मैदान में किसी गेम चेंजर की तरह है। अमेरिकी सेना M777 हवित्जर गन का इस्तेमाल इराक और अफगानिस्तान में कर चुकी है, और अब ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही LAC पर यह लड़ाका बारूदी कोहराम मचाएगा। अब आपको M77 हवित्जर की खूबी बताते हैं, जो इसे सबसे ज्यादा ताकतवर और विध्वंसक बनाती है। मसलन M777 हवित्जर काफी हल्के वजन की तोप है। इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक है। M777 हवित्जर पहाड़ी इलाकों के लिए ज्यादा मुफीद है। मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में भी इस्तेमाल की जा सकती है। भारत में अमेरिका से 145 M777 हवित्जर की डील हुई। मतलब साफ है कि LAC पर M777 हवित्जर की तैनाती के साथ ड्रैगन की फौज में हड़कंप मचना तय है। आपको बता दें कि हवित्जर की कुल 7 रेजिमेंट्स बननी है, जिनमें से 3 रेजिमेंट्स बना दी गई, बाकी 4 रेजिमेंट्स बनने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा भारत ने आकाश मिसाइल का टेस्ट किया है। इस अग्निबाण को भी LAC पर तैनात किया जा सकता है। हिंदुस्तान के मोर्चे पर चीन ने हलचल बढ़ा दी है।
लेकिन एलएसी पर भारत की मजबूती बताती है कि चीन की ये हलचल चीन की सिर्फ एक चाल है, अदावत के दूसरे मोर्चे पर खड़े अमेरिका और पड़ोसी देशों का ध्यान भटकाने की, क्योंकि असली जंग का मैदान ताइवान है और इसकी जानकारी ताइवान और चीन के बीच अचानक बढ़े विवाद के बाद की गहमा गहमी ने हमें दे दी है। क्या हुआ ताइवान के मोर्चे पर, क्या है ताइवान की तैयारी और कौन कौन से देशों ने चीन पर तिरछी आंखें, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय सीमा पर बढ़ी चीनी हलचल तो सिर्फ दिखावा है। अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए असली मोर्चा तो चीन ने ताइवान के मुहाने पर खोला है। 11 देशों के पैसिफिक ट्रेड ग्रुप में सदस्यता के लिए ताइवान ने आवेदन की घोषणा क्या की, ताइवान के आसमान पर जंग के बादल छा गए। चीन ने सीधे अमेरिका को चुनौती दी, ठीक उसी अंदाज में जिसका सिलसिला करीब 1 महीने से जारी है। लेकिन न तो चीन को लेकर ताइवान के रुख में कोई नरमी आई है, न ही अमेरिका की सख्ती कम हुई है। इसके उलट ब्रिटेन ताइवान की मदद के लिए समंदर में उतर आया और ड्रैगन लैंड के घेराव के लिए जापान ने सामरिक शक्ति बढ़ाने की तैयारी कर ली। अब सवाल यह है कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है जिसने ताइवान से लेकर अमेरिका तक खलबली मचा दी है। दरअसल ताइवान के ट्रेड ग्रुप की सदस्यता के लिए आवेदन की घोषणाओं के बाद 23 सितंबर 2021 को चीन ने ताइवान के एयर स्पेस में 19 लड़ाकू विमान भेज दिए। हालांकि ताइवान रक्षा मंत्रालय का दावा है कि चीनी जेट्स को जवाब दिया गया है, लेकिन ताइवान को टारगेट बनाकर अमेरिका से निभाई जा रही अदावत के लिए वक्त चीन पर भारी पड़ गया और अब जंग के इस मोर्चे पर बहुत कुछ बदल गया है। ताकत दिखाना पड़ा भारी, हो गई एक्शन की तैयारी। दूसरे सिरे पर ताइवान, जंग का कंफर्म मैदान। मदद के लिए ब्रिटेन आया, समंदर में बवंडर लाया। घेराव प्लान जापान से जारी, भयंकर अटैक अब की बारी। पहली नजर में ताइवान को केंद्र में रखकर टकराव की जो आशंका है वो सीपीटीपीपी की सदस्यता से उठी है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेकिन ये मुद्दा इतना हल्का फौरी नहीं है, बल्कि ये गंभीर मुद्दा है और इसके केंद्र में है चीन की दादागिरी। ड्रैगन का वो रुख जो पिछले काफी समय से ताइवान समेत जमीनी और समुद्री सीमा से लगने वाले पड़ोसियों के खिलाफ है। और चीन का सही रुख उसे जंग के एक ऐसे सिरे पर खड़ा करता है जिसके दूसरे छोर पर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं। हालांकि जो पहली नजर में दिख रहा है वो भी हालात के नजरिए से बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चीन की दादागिरी से सबसे ज्यादा पीड़ित ताइवान ही है। पिछले 1 महीने में जब भी ड्रैगन सेना को मौका मिला, ताइवान के आसमान को दहलाने की कोशिश हुई। चीन ने 1 महीने में 60 बार ताइवान में घुसपैठ की। चीनी सेना न सिर्फ एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दाखिल हुई, बल्कि जंग जैसी आक्रामकता भी दिखाई। सितंबर महीने में सिर्फ 2 और 18 तारीख ऐसे दिन हैं जब घुसपैठ नहीं हुई। इसके अलावा ऐसा कोई भी दिन बाकी नहीं रहा जिस दिन चीनी सेना ने ताइवान में घुसपैठ ना की।
23 सितंबर को तो चीन ने और भी ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया। इस दिन ताइवान में चीन की एक पूरी स्क्वाड्रन दाखिल हुई। हालांकि ताइवान रक्षा मंत्रालय का दावा है कि TAF ने चीन की पूरी स्क्वाड्रन को खदेड़ दिया और फिर नए सिरे से चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी की तैयारी शुरू कर दी गई। चीन के मुकाबले के लिए ताइवान ने अपने रक्षा बजट में इजाफा करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया। दावे के तहत अब ताइवान लंबी दूरी के सटीक हथियार बनाएगा ताकि द्वीप पर हमला होने के हालात में दुश्मनों को दूरी से ही नेस्तनाबूद कर दिया जाए और ताइवान इन हथियारों को एक प्रणाली लेकर विकसित भी करेगा। क्या है प्रस्ताव, इसे भी देखिए। सितंबर में अतिरिक्त रक्षा बजट प्रस्तावित किया गया है। ताइवान के प्रस्तावित बजट में 5 साल का रक्षा खर्च होगा। दावे के तहत ताइवान का बजट $9 बिलियन होगा। बताया जा रहा है कि इस रक्षा बजट में हथियारों के अपग्रेडेशन से लेकर बहुत कुछ ऐसा होगा जो ताइवान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। सूत्र बता रहे हैं कि इसमें लंबी दूरी तक सटीक वार करने वाली मिसाइल भी होगी, जो विध्वंसक वॉरहेड के साथ चीन को टारगेट करके तैनात की जाएगी। इसके अलावा चीनी एयरफोर्स की घुसपैठ पर नकेल कसने के लिए भी युद्ध स्तर पर ताइवान में तैयारी शुरू कर दी गई है। चीन से बढ़े तनाव के बीच ताइवान ने एक ऐसा युद्धाभ्यास किया जो अब तक नहीं किया गया था। ताइवान ने अमेरिका निर्मित F-16 और फ्रांस मेड मिराज 2005 फाइटर जेट्स को सड़क पर उतार कर अपने पायलट के कौशल और अपनी वायु सेना की क्षमता का प्रदर्शन किया। ये पूरी एक्सरसाइज युद्ध की आशंका को बढ़ाने वाली है और चीन को संदेश मिलना चाहिए था, वो भी मिल गया। ताइवान को टारगेट करके अमेरिका को उकसाने की चीनी कार्रवाई फिर भी कूटनीतिक दबाव बनाने में कामयाब हुई, लेकिन चीन को अपनी कार्रवाई के भारी पड़ने का एहसास तब हुआ जब ताइवान की खाड़ी में ब्रिटेन का युद्धपोत HMS रिचमंड पहुंच गया। और चीनी प्रेसिडेंट का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद चीन ने ब्रिटेन पर दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। ब्रिटेन की निंदा भी की, लेकिन ये ताइवान का स्वतंत्र क्षेत्र है, इसलिए चीन कोई एक्शन नहीं ले सका। दूसरी, ताइवान से जारी विवाद के बीच चीन के लिए नई परेशानी बढ़ाई है जापान ने। चीन ताइवान को घेर रहा था, लेकिन जापान ने चीन को घेरने का प्लान तैयार कर लिया। चीनी आक्रामकता के खिलाफ जापान में तैयारी शुरू हुई। जापान में परमाणु पनडुब्बी खरीदने पर चर्चा शुरू हुई। जापान ने परमाणु पनडुब्बी को देश के लिए जरूरी बताया। हालांकि अभी इस मुद्दे पर सरकार में राय बटी हुई है, लेकिन परमाणु पनडुब्बी खरीदने की योजना का समर्थन करने की अपील की गई है, जो अब रंग ला रही है। और अगर जापान की परमाणु पनडुब्बी डील पर मुहर लगती है, तो फिर चीन के खिलाफ एक ऐसे मोर्चे का खुलना तय है जहां ड्रैगन समंदर में घिरा नजर आएगा। समुद्री ताकत बढ़ाने के बावजूद क्षेत्र में सबसे ताकतवर नहीं कहलाएगा, लेकिन ये भी तय है कि इससे जंग की आशंका और ज्यादा बढ़ेगी, जिसमें जंग का मैदान ताइवान बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जॉन रॉबर्ट बोल्टन, ये नाम अमेरिका में हर कोई जानता है। बोल्टन 2018 से 2019 के बीच अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। ट्रंप सरकार की हर अंदर की खबर उन्हें पता थी। अब बोल्टन फिर सुर्खियों में है। एक टीवी इंटरव्यू में बोल्टन ने तालिबान को लेकर ऐसी बात कही है जो पूरी दुनिया पर खतरे का अलार्म है। लेकिन बोल्टन के दावे को सच की कसौटी पर परखना भी जरूरी है। क्या है बोल्टन का वो खुलासा, और अफगानिस्तान में कौन बन गया है तालिबान का काल? देखिए इस रिपोर्ट में। तालिबान का प्लान 150 एटम बम, जॉन बोल्टन के खुलासे में कितना दम? इमरान की न्यूक्लियर ताकत नीलाम, सारे एटम बम हथिया लेगा तालिबान।
तालिबान मांगे तबाही का बटन, संकट काल, खतरे में अमन। पंद्रह अगस्त, यही वो तारीख थी जब तालिबान ने काबुल फतेह का ऐलान किया था। बाद में अंतरिम सरकार भी बन गई और अब इस सरकार के मंसूबे पर एक सनसनीखेज दावा किया गया है, जिसके मुताबिक तालिबान पाकिस्तान के सारे परमाणु हथियारों पर कब्जा कर सकता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्त अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन ने एक इंटरव्यू में कहा कि जिस तेजी से तालिबान की ताकत बढ़ी है, मुमकिन है कि तालिबान अब पाकिस्तान और उसके परमाणु हथियारों को अपने कब्जे में ले सकता है। बोल्टन के इस दावे के बाद तालिबान और बाजवा ब्रिगेड की मिलीभगत पर भी दुनिया की नजर जा रही है। एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया की शांति को भी इस टेरर पार्टनरशिप से बड़ा खतरा है। लेकिन अफगानिस्तान के ही अंदर एक और आतंकी तंजीम ऐसी है जिससे तालिबान भी डरता है। इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISIS और तालिबान में रोज हिंसक झड़प हो रही है, जिसमें तालिबान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तालिबान को सत्ता पर काबिज हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इस महीने में राजधानी काबुल, जलालाबाद और मज़ार शरीफ में ISIS ने तालिबानियों को टारगेट करके कई हमले किए हैं। 27 सितंबर की देर रात ISIS के आतंकियों ने कुनार सूबे में 3 तालिबानियों को मार डाला। इस्लामिक स्टेट का खुरासान मॉड्यूल तालिबान पर काल बनकर टूट रहा है और तालिबान इसकी खींच अफगानी आवाम पर उतार रहा है। तालिबान की क्रूरता बढ़ती जा रही है। पठान लैंड से जुल्म की ऐसी ऐसी तस्वीरें रोज सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। अफगानिस्तान के तखर प्रांत में तालिबानियों ने एक मासूम बच्चे को महज इसलिए मार दिया क्योंकि तालिबानियों को शक था कि उस बच्चे के पिता अफगान रेजिस्टेंस फोर्स में शामिल थे। तालिबानियों ने इस बच्चे का गला काटकर उसे मार डाला। बर्बर और जाहिल तालिबानियों के बीच कुछ ऐसे तालिबानी भी हैं जो फुल टाइम मस्ती कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो भी तखर सूबे का है। इसमें बच्चों के झूले पर तालिबानी झूल रहे हैं, एक दूसरे को पैर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब खबरों और इन तमाम वीडियोज से ये साफ है कि पठान लैंड की कमान गलत हाथों में चली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। विध्वंसक हथियारों की दौड़ अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि आधुनिक जमाने में रणनीतिक हथियारों की अंधी दौड़ शुरू हो गई और इस आधुनिक हथियार के ट्रैक पर चीन इस तरह भागता हुआ नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया हड़बड़ा गई है। बात चीन के लेटेस्ट हथियार की हो रही है। रणनीतिक नजरिए से यह हथियार इतना घातक है कि अगर किसी देश के परमाणु हथियार या सैटेलाइट कंट्रोल रूम वाले शहर पर इससे अटैक हुआ तो सारे हथियार और सैटेलाइट कबाड़ हो जाएंगे। आखिर कौन सा है वो हथियार, देखिए इस रिपोर्ट में। हथियार निर्माण की रेस में सबसे आगे खड़े होने की होड़, बारूद से भी भयंकर विध्वंस को पाने की दौड़। विश्व विनाश के हथियार बनाने में लगे ड्रैगन ने एक ऐसे हथियार को बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है जो पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रहा है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल और एक ऐसा वॉर है जो एक देश के कई शहरों की रफ्तार रोक सकता है।
युद्ध के मैदान में तकनीकी रूप से देशों को अंधा बना सकता है। चीन का बनाया यह हथियार है हाइपरसोनिक ईएमपी मिसाइल। आखिर क्या है हाइपरसोनिक ईएमपी मिसाइल और कैसे दुनिया की तबाही की कहानी गढ़ने में यह हथियार विध्वंसकारी साबित होगा, समझिए चीन के दावे की पीछे की पूरी हकीकत। चीन का दावा है कि उसने हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को पैदा करने के लिए एक नया हाइपरसोनिक हथियार बनाया है और यह हथियार किसी भी शहर की कम्युनिकेशन और पावर सप्लाई लाइन को ठप कर सकता है। और चीन के रक्षा सूत्र बताते हैं कि इस नई मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो पलक झपकते ही अपने टारगेट तक पहुंचने में सक्षम है। अब दावों की कसौटी पर इस हथियार का मूल्यांकन देखिए। बताया जा रहा है कि ईएमपी मिसाइल की रेंज 3200 किलोमीटर है। मिसाइल आवाज से 6 गुना तेज उड़ान भरेगी, टारगेट शहर के ऊपर केमिकल ब्लास्ट करेगी। विस्फोट की रेंज में आए शहर ब्लैकआउट होंगे। हालांकि इस ब्लैकआउट से कितना नुकसान किसी को उठाना पड़ेगा, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जंग के दौरान यह तकनीक चीन के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी, क्योंकि जंग के वक्त चीन अपने दुश्मनों के कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर देगा और अपने बारूदी विध्वंस से एक पूरे देश को तबाह करने में कामयाब हो सकता है। अब सवाल यह है कि यह हथियार इतना ज्यादा ताकतवर कैसे साबित हो सकता है और यह काम कैसे करता है। सूत्रों के मुताबिक ईएमपी मिसाइल सैटेलाइट को चकमा दे सकती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी बेअसर कर सकती है और सैटेलाइट मिसाइल का टारगेट नहीं पता लगा पाएंगे। मिसाइल की जो खासियत बताई गई है वो चीन की ताकत का एहसास कराती है। दावा यह भी है कि जिस दुश्मन पर हमला होगा उसे हमले का पता भी नहीं चलेगा और अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा है कि इस हथियार को चीन तैनात भी कर चुका है, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि यह हथियार काम कैसे करेगा। सूत्र बताते हैं कि ईएमपी मिसाइल एनर्जी रीजनरेशन पर आधारित है। टारगेट एरिया में पहुंचकर केमिकल विस्फोट होता है। अलग अलग चंक में विस्फोट की शुरुआत होती है। मिसाइल में विस्फोट शॉक एनर्जी में बदल जाता है और शॉक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स में बदल जाती है। इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स करीब 2 किलोमीटर की रेंज में सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर सकते हैं, जिनमें कम्युनिकेशन से लेकर इलेक्ट्रिसिटी चलाने वाले आधुनिक उपकरण भी शामिल हैं। यानी शहर में अंधेरा तो होगा ही, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के लिए काम कर रहे हो। यही वजह है कि चीन के इस ब्लैकआउट बम ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 7 AK सीरीज की राइफल, 9 पिस्टल, पाकिस्तानी करेंसी और 80 हैंड ग्रेनेड। मौत का ये सामान लेकर आतंकियों का लश्कर भारत में घुसा था, लेकिन बीते 7 दिनों में सुरक्षा बलों ने 7 आतंकियों को मारकर ये असलहे और गोले बारूद जब्त कर लिए। इसके अलावा भारत के हाथ एक ऐसी कामयाबी लगी जो हाफिज सईद के इस्लामाबाद कनेक्शन का जिंदा सबूत है। ये ऐसी गवाही है जिसे नकारने की कुव्वत ना तो बाजवा में है ना इमरान में, क्योंकि कैमरे पर बहुत जल्द अब एक पाकिस्तानी आतंकी खुद हाफिज के राज उगलेगा। और ये शख्स पाकिस्तान के खतरनाक साजिश का जीता जागता सबूत है। जी हां, LOC पर उरी सेक्टर में भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर को गिरफ्तार किया है। अली बाबर हथियारों की सप्लाई करने के लिए बॉर्डर पार से भारत आया। ये गिरफ्तारी भारत के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अली पाकिस्तान के गुनाहों का गवाह है। उड़ी
सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल में सेना का दूसरा बड़ा सफल ऑपरेशन, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह की रिकवरी यहाँ पर सेना द्वारा की गई है। करीबन 9 दिन तक सलामाबाद नाला इलाके में जो है एक ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन में एक मिलिटेंट को मारा गया, एक को हिरासत में लिया गया, और जो हिरासत में लिया गया मिलिटेंट अली बाबर के नाम से पहचाना गया, वो पाकिस्तान के पंजाब इलाके का रहने वाला है। और ये भी बताया है कि वो यहाँ पटन इलाके में जो है हथियारों की जो है सप्लाई देने के लिए आया था। दूसरा साथी उनके साथ जो था उसे ऑपरेशन में मारा गया, और इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि किस तरह सरहद उस पार से लगातार घुसपैठ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जो मिलिटेंट जो है एक मारा गया है, एक को हिरासत में लिया गया है, उनसे करीबन 7 AK राइफल्स, 9 पिस्टल और करीबन 90 ग्रेनेड्स रिकवर किए गए हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि किस गतिविधि और कितनी खतरनाक मंशा से वो घाटी की और जो है घुसपैठ किए थे। सूत्रों के मुताबिक अली बाबर ने 2019 में खैबर पख्तूनख्वा में ट्रेनिंग ली। हाफिज सईद के टेरर कमांडर से आतंक की ABCD सीखी, और जब लश्कर को लगा कि अली बाबर भारत विरोधी ऑपरेशन को कर सकता है, तब हाफिज गैंग ने इसे LOC का रास्ता दिखा दिया। Ali Babar Patra, aged 19 years, son of late Muhammad Latif, resident of Dipalpur, district Okara, Punjab of Pakistan. He has admitted that he is a member of Lashkar-e-Taiba. He was trained by that outfit. So total recovery of these two operations, major recoveries are 7 AK series weapons, 9 pistols and revolvers, and total more than 80 grenades of various kinds, and along with some Indian and Pakistani currency. अठारह सितंबर 2016 को उरी अटैक हुआ था। 5 साल बीत गए, कई आतंकी मारे गए, लेकिन ऑपरेशन उरी रुका नहीं। कुछ ही दिन पहले 18 और 19 सितंबर को करीब 6 आतंकी घुसपैठ करते हुए देखे गए थे। इनका टेरर रूट वैसा ही था जैसा उरी अटैक में आतंकियों ने फॉलो किया था। देखिए, ये मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल चुका है, क्योंकि अभी टेररिस्ट बार बार खबरें आती जाती हैं कि जिस प्रकार से इनकाउंटर हो रहे हैं तो कोई ना कोई टेररिस्ट सरेंडर कर देता है। तो इसका मतलब साफ ये है कि जिस वो आइडियोलॉजी की बेसिस के ऊपर पहले वो लड़ रहे थे, वो अभी उनको भी लग रहा है कि वो आइडियोलॉजी उनकी गलत है। और दूसरी बात ये भी दिखाती है कि पब्लिक सपोर्ट सेना के लिए बहुत है, और एंटी टेररिस्ट के लिए अभी वो जो मूवमेंट जो है वो कश्मीर में बढ़ता जा रहा है। 2016 के बाद भारत की सुरक्षा पहले से काफी मजबूत हुई है। ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से जन्नत से आतंकियों का सफाया हो रहा है, लेकिन अली बाबर का जिंदा पकड़ा जाना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। इस वक्त इस्लामाबाद के वॉर रूम में इमरान एंड कंपनी बाबर को देखकर माथा फोड़ रही है, क्योंकि दुनिया को पाकिस्तान के आतंक चरित्र का सच बताने वाली जुबान खुद बहुत जल्द मुंह खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर आ रही है, नवजोत सिंह सिद्धू के घर पहुंचे हैं परगट सिंह। ये जानकारी मिल रही है, समर्थकों के साथ अपने घर पर बैठक कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और वहीं पर परगट सिंह भी पहुंचे हैं। जानकारी मिल रही है, नवजोत सिंह सिद्धू ने आज शाम में ही कांग्रेस पार्टी के पंजाब प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, और उसके बाद अब ये बैठक उनके घर पर हो रही है। हफ्ता भर बीतते बीतते पंजाब के पॉलिटिकल ड्रामे में तमाम ट्विस्ट आ चुके हैं। कैप्टन का मुख्यमंत्री की कुर्सी के टिकट कटवाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी को लिखी इस्तीफे की चिट्ठी में सिद्धू ने फरमाया कि वो कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। सवाल है कि आखिर एड़ी चोटी का जोर लगाकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और फिर कैप्टन को चारों खाने चित करने वाले सिद्धू का कुर्सी से मोहभंग क्यों हुआ? क्या नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उनके यस मैन नहीं बने, या फिर चुनाव आते ही गुरु कहलाने वाले सिद्धू का मन डोलने लगा है और वो भविष्य के सियासी ठिकाने की तलाश में लगे हैं?
पंजाब में सियासी उठापटक चरम पर है। सुबह के वक्त ये खबर आई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचेंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कैप्टन के दिल्ली कूच करने की तस्वीरें भी सामने आई। कैप्टन अमरिंदर अपने विमान से दिल्ली के लिए टेक ऑफ कर ही रहे थे। इसी बीच पंजाब में एक और सियासी धमाका हुआ, वो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस ब्रेकिंग न्यूज ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया, क्योंकि ये वही सिद्धू थे जिन्होंने कैप्टन की कुर्सी हिला दी। सीएम पद से ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी तक से कैप्टन का पत्ता साफ कर दिया। सिद्धू की अगुवाई में ही कांग्रेस हाईकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 73 दिन पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया? क्यों बीच मझधार में कांग्रेस की नाव को छोड़ दिया, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि आखिर अपने इस्तीफे में नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या लिखा है। समझौता करने से किसी की शख्सियत खत्म हो जाती है। मैं कांग्रेस के भविष्य और पंजाब की भलाई के एजेंडे से कभी समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। आज ही बिहार से कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए। कन्हैया को कांग्रेस में शामिल कराने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय तो पहुंचे, लेकिन कांग्रेस में शामिल कराने के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई उसमें दिखाई नहीं दिए। वजह साफ थी, सिद्धू की सियासी स्ट्राइक। सिद्धू के इस्तीफे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट करते हुए तंज कसा, लेकिन ये मामला यहीं शांत नहीं हुआ। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब सरकार में भी इस्तीफों की झड़ी लग गई। सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर और पूर्व आईपीएस मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी और कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने अपने पद से इस्तीफा दिया। नवजोत सिद्धू जी वसूलों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है और वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। अब सवाल ये है, आखिर नवजोत सिंह सिद्धू और उनके गुट से जुड़े मंत्री इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? क्यों पंजाब कांग्रेस में कोहराम मचा है? दरअसल आशंका इस बात की जताई जा रही है कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से सिद्धू नाराज है। इतना ही नहीं, पंजाब में सरकारी नियुक्तियां सिद्धू के मन मुताबिक नहीं हो रही थी, यानी कैप्टन को हटाने के लिए सिद्धू ने जो दांव चला खुद उसी में मात खा गए। बस फिर क्या, अपनी इसी अनदेखी के चलते सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया के कई हिस्सों में जंग की ज्वालाएं धधक रही हैं। साल 2021 के आगाज के साथ ही दुनिया पर युद्ध का खतरा और मंडराने लगा। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, बैटल ग्राउंड में बारूदी अंगारे और भड़क रहे हैं। मौजूदा वक्त में करीब आधा दर्जन से ज्यादा मुल्क ऐसे हैं जो खुद को किसी भी वक्त जंग में झोंकने के लिए आमादा हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम है रूस और अमेरिका का, जो कि ब्लैक सी में आमने सामने आ चुके हैं। आखिर क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। जिस बात का डर था, अब वही होने की आशंका बढ़ती जा रही है। समंदर में जंगी बेड़े मोर्चा संभाल चुके हैं। आसमान में लड़ाकू विमान परवाज भर रहे हैं। विध्वंसक हथियारों के साथ दुनिया के 2 ताकतवर मुल्क आमने सामने आ चुके हैं। मकसद सिर्फ एक है, अपने दुश्मन का वजूद मिटाना और ब्लू बैटल ग्राउंड में अपनी बादशाहत कायम करना। काला सागर समंदर का वो इलाका है जहां महाबली रूस का दबदबा दशकों से चला आ रहा है। रूसी नेवी के जंगी बेड़े इस समुद्री इलाके में न सिर्फ गश्त लगाते हैं बल्कि वॉर ड्रिल करते हुए भी नजर आते हैं। और इसी तरह की बारूदी ड्रिल का आगाज एक बार फिर महाबली रूस ने ब्लैक सी में किया है। अमेरिका और यूक्रेन से तनाव के बीच रूस ने काला सागर में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। रूसी नौसेना ने अपनी बैस्टियन तटीय मिसाइल रक्षा प्रणाली के जरिए काला सागर में मौजूद कई टारगेट को तबाह कर दिया। अब आपको बता दें कि वैसे इस समुद्री जोन में रूस आए दिन वॉर एक्सरसाइज करता रहता है, मगर इस बार युद्धाभ्यास करने की वजह यह है कि मौजूदा वक्त में इस समुद्री इलाके में अमेरिका और यूक्रेन युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ऐसे में रूस ने अपनी ताकत की नुमाइश के लिए ब्लैक सी गोला बारूद से थर्रा दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इस मिसाइल टेस्टिंग का वीडियो भी रिलीज किया ताकि अमेरिका और यूक्रेन भी ये बारूदी ट्रेलर देखकर सिहर सके। लेकिन आपको बता दें कि आने वाले दिनों में काला सागर में तनाव और बढ़ सकता है,
क्योंकि इसी इलाके में कुछ महीनों पहले रूसी नौसेना ने ब्रिटिश युद्धपोत को खदेड़ा था। इतना ही नहीं, ब्लैक सी में अमेरिका और यूक्रेन ने 31 देशों के साथ मिलकर सी ब्रिज 2021 एक्सरसाइज की थी। पुतिन ने इस समुद्री अभ्यास पर नाराजगी भी जताई, यूक्रेन और अमेरिका को चेतावनी भी दी, मगर रूसी प्रेसिडेंट की धमकी को हवा में उड़ा दिया और बेहद विस्फोटक अंदाज में सी ब्रिज 2021 को काले सागर में अंजाम दिया। बस फिर क्या, इसी के जवाब में रूसी प्रेसिडेंट ने जपार्ड 2021 एक्सरसाइज शुरू की ताकि अपने दुश्मनों को धमका सके। और अब रूस ने मिसाइल सिस्टम का टेस्ट करते हुए अमेरिका और यूक्रेन को आखिरी अल्टीमेटम भी दे दिया, क्योंकि यूक्रेन को रूस अपना दुश्मन मानता है, हर वक्त उस पर हमला करने की फिराक में रहता है। लेकिन अमेरिका इस मुल्क को खास कवच प्रदान करता है। भले ही यूक्रेन नेटो का सदस्य न हो, मगर गैर आधिकारिक रूप से यूक्रेन को नेटो का मेंबर ही माना जाता है। अमेरिका के इसी स्टैंड से रूस खफा है, लिहाजा रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने दोनों दुश्मनों के खिलाफ ब्लू बैटल ग्राउंड में खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया है। सदियों से अंग्रेजों को सल्तनत का ये गुरूर और गुमान है कि उनकी सभ्यता और संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है, वो सबसे मॉडर्न है। लेकिन उसी जमीन से अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो जितनी वायरल है उतनी ही शॉकिंग भी है। सोशल मीडिया में दावा यह किया जा रहा है कि ब्रिटेन के 90% पेट्रोल पंप में फ्यूल खत्म हो चुका है। क्या है सच? देखिए इस रिपोर्ट में। 1.5 साल तक कोरोना का प्रचंड वार झेल चुके ब्रिटेन में अब एक और आफत ने दस्तक दे दी है। 18 महीनों बाद अंग्रेजों को टोटल अनलॉक में जिंदगी बिताने का मौका मिला। लेकिन ब्रिटेन में तो ईंधन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल, डीजल और गैस की ऐसी कमी ब्रिटेन ने कभी देखी ही नहीं थी। कई शहरों में ईंधन जुटाने के लिए लोग सुबह ही घर से निकल रहे हैं, इसके बावजूद उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। कुल मिलाकर कहें तो इस वक्त ब्रिटेन में भयंकर ईंधन संकट है। 90% पेट्रोल पंप में तेल खत्म हो चुका है। सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ गया है। दिन रात दौड़ता ब्रिटेन रुक सा गया है। और जब आपको इस ईंधन संकट की वजह पता चलेगी तो आप चौंक जाएंगे। 90% ऑयल स्टेशन में पेट्रोल खत्म हो चुका है। सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ चुका है। दौड़ता भागता ब्रिटेन ठहर सा गया है। यकीन मानिए, जब हम आपको इस ईंधन संकट की वजह बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल ब्रिटेन में यह संकट ट्रक ड्राइवरों की कमी से खड़ा हुआ है। ट्रक चालकों की कमी की वजह से गैस स्टेशन और पेट्रोल पंप तक ईंधन नहीं पहुंच पा रहे हैं। रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक सन्नाटा है और यही वजह है कि 90% पेट्रोल पंप मशीनों का ढांचा बनकर रह गए हैं। एक्सपर्ट्स इस ईंधन संकट के पीछे ब्रेक्जिट को वजह बता रहे हैं। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अपना संबंध तोड़ लिया। ब्रिटेन में जो गैर ब्रिटिश ट्रक ड्राइवर थे वो ब्रिटेन छोड़कर जाने लगे। धीरे धीरे ब्रिटेन में ट्रक ड्राइवरों की कमी हो गई और अब इसी कमी ने बोरिस जॉनसन को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक अब ब्रिटेन सरकार ईंधन संकट से निजात पाने के लिए सेना को मोर्चे पर लगा सकती है। ब्रिटेन में इस वक्त कम से कम 10,000 ड्राइवर्स की जरूरत है और अगर सेना ने कमान अपने हाथों में नहीं ली तो ब्रिटेन में अराजकता फैल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी हलचल के बीच कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने भी उनसे बहुत उम्मीद लगा ली है। तो क्या कन्हैया कांग्रेस के लकी चार्म साबित होंगे या कांग्रेस के सहारे कन्हैया अपने पॉलिटिकल करियर को नई बुलंदी पर पहुंचाने में कामयाब होंगे? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि अभी तक अटकलों का दौर कन्हैया कुमार या कांग्रेस में से किसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा इस पर जारी है। तो देखिए अटकलों पर विराम लगाने वाली ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है। अगर कांग्रेस पार्टी बचेगी तो हमारा मानना है
इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की आकांक्षाएं बचेंगी। जरूरत कांग्रेस को कन्हैया कुमार के सहारे बचाने की है या अपने पॉलिटिकल करियर को बीजेपी के बरक्स खड़ी देश की सबसे पुरानी पार्टी के सहारे पार लगाने की है, ये कन्हैया कुमार ही जानते हैं। वामपंथ से भटके कन्हैया कुमार देश की सबसे पुरानी पार्टी की धारा में आत्मसात हो गए। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली, लेकिन अपने पॉलिटिकल करियर को चमकाने के लिए इस पार्टी में आकर भी चुनौती कम नहीं है, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। और कन्हैया कुमार ने तो बाकायदा उसे खुले मुंह से स्वीकार भी कर लिया। अब भले ही इसे उन्होंने विचार का नाम क्यों ना दिया हो। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। तो क्या वाकई कन्हैया कुमार को देश की सबसे पुरानी पार्टी की चिंता है या सियासी करियर में लेफ्ट का लबादा उतारना उनकी मजबूरी थी और इसके लिए कांग्रेस से बेहतर कोई दूसरी पार्टी थी भी नहीं? जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि इस वक्त जितनी जरूरत कन्हैया कुमार को कांग्रेस की थी, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस को युवा तेज तर्रार नेताओं की है। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल कांग्रेस पार्टी नेताओं के चेहरे और अंतर्कलह में घिरी है। बीजेपी को घेरने में ज्यादातर कांग्रेसी नाकाम हुए हैं। पार्टी में सर्वमान्य भाषण की शैली वाले नेताओं की कमी है, जबकि कन्हैया कुमार की भाषण शैली युवाओं में पॉपुलर है। सिर्फ कन्हैया कुमार को वामपंथी छवि ने नुकसान पहुंचाया है, इसलिए हो सकता है कि कन्हैया कुमार अपनी वामपंथी छवि को तोड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए हों और कांग्रेस को भी कन्हैया कुमार के चेहरे का फायदा मिल जाए। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि कन्हैया कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद अपनी छवि बदलने की शुरुआत भी कर दी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को लेकर के आगे चलेगा, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। कन्हैया कुमार एक तरह से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी तो है, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी एक डूबते हुए जहाज की तरह है जिसे बचाना होगा। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? सवाल इसलिए है क्योंकि कन्हैया कुमार की छवि भी एक अलग विषय है। कन्हैया कुमार जेएनयू में कथित नारेबाजी से सुर्खियों में आए, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा बने। सीपीआई के टिकट पर कन्हैया कुमार बेगूसराय से लोकसभा प्रत्याशी बने। कद्दावर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह से कन्हैया कुमार चुनाव हार गए। हालांकि इसके बाद भी वो जिस मंच पर होते हैं वहां भीड़ जुटाने में कामयाब होते हैं, लेकिन कन्हैया अलग अलग मंचों पर कम्युनिज्म का पाठ पढ़ाकर खुद को स्थापित करने में कामयाब रहे और उनकी इसी छवि का कांग्रेस को फायदा मिलने की उम्मीद है। लेकिन कन्हैया को कांग्रेस से कितना फायदा मिलेगा ये अभी साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।